नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज से हुआ आरंभ। सदन में दिवंगत सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि। विपक्ष ने उठाया दोहिंग पटकाई नेशनल पार्क और ट्रांस अरुणाचल हाईवे का मुद्दा। मुख्यमंत्री ने पेश किया अरुणाचल प्रदेश जिला पुनर्गठन संशोधन विधेयक। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत 17% से बढ़ाकर 28% करने को दी मंजूरी। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कहा डीए और डीआर की बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2021 से होगी प्रभावी। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य के विद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर लगाया जा रहा है कोविड का टीका। ईटानगर में जिला उपायुक्त तालो पोतुम ने स्कूली शिक्षकों और अन्य कर्मियों के लिए विशेष कोविड टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। 2 दिवसीय विधानसभा सत्र के पहले दिन आज दिवंगत सदस्य जे.टी. ताकम, दिबांग तातक और मेकअप दोलो को श्रद्धांजलि दी गई। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक वांगलिंग लोवांगडोंग ने असम सरकार द्वारा दोहिंग पटकाई पार्क को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने असम अरुणाचल सीमा विवाद को देखते हुए राज्य सरकारों से यथास्थिति बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद असम की सरकार के इस फैसले के खिलाफ उठाए गए कदम को लेकर अरुणाचल सरकार स्पष्टीकरण दे। इस सवाल के जवाब में राज्य के सीमा मामलों के विभाग के मंत्री बामंग फेलिक्स ने कहा कि राज्य सरकार ने दोहिंग पटकाई पार्क के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट और इस मुद्दे पर सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद ही सरकार अगला कदम उठाएगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी in 2004 and subsequently upgraded it into a national park on 13th December 2020, which was again notified officially as a national park, Dohing Patkai National Park, on 9th June 2021 is this year, within this year. Now, since the case is pending in the Supreme Court and the status quo has to be maintained by both the states, now going against the Supreme Court instructions that status quo be maintained, why is the Assam government taking such actions without giving information to the counterparts in Arunachal Pradesh? Government is aware of the fact that government of Assam have notified Dohing Patkai National Park into a national park on 15th June 2021. However, sir, as far as the supplementary question you have raised, that government of Arunachal Pradesh have constituted a high power ministerial committee on 15th of July this year. The government of Arunachal Pradesh is trying its best, involving all stakeholders to put for a permanent solution to the boundary issue, which has been, long pending issues that we had faced. So therefore, I would like to appeal the entire honorable members of the House as well. We had already set 2 meetings, and after we received the DLC, hopefully, we cannot just say that our neighboring state will not agree to us. However, we also should understand that as is where is basis need to be understood in later part. But however, all this matter will be discussed only after we get the recommendations from the DLC, that is district level committee, from now 2 months. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में करीब 2400 किलोमीटर ट्रांस अरुणाचल हाईवे के निर्माण कार्य में राज्य लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन बीआरओ सहित 4 परियोजना एजेंसियां लगी हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक नाबम तुकी द्वारा ट्रांस अरुणाचल हाईवे परियोजना को पूरा करने में हो रहे विलंब और सड़क मरम्मत कार्य के लिए बजट में कम धनराशि आवंटित किए जाने के संबंध में राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए पूरक
प्रश्नों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत की जिम्मेदारी केंद्रीय सड़क और परिवहन विभाग की है। श्री खांडू ने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में बैठक कर रहे हैं और उम्मीद है कि प्रदेश के राजमार्गों की मरम्मत के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की अरुणाचल प्रदेश सरकार की मांग पूरी हो जाएगी। सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश जिला पुनर्गठन संशोधन विधेयक भी पेश किए। 4 किलोमीटर रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया है। ओवरऑल ट्रांस अरुणाचल हाईवे को एग्जीक्यूट करने के लिए देयर आर 4 एजेंसीज वर्किंग टुगेदर अपना अपना सेक्टर में। स्टेट पीडब्ल्यूडी को जो रोड लेंथ दिया है हाईवेज की ओर से हाईवे बनाने के लिए दैट इज 978 किलोमीटर्स। NHIDCL को दिया है 753 किलोमीटर्स। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस को दिया है 325 किलोमीटर्स और MORTH जो BOT प्रोजेक्ट्स में काम करता है दैट इज 341 किलोमीटर्स। जो रोड मेंटेनेंस का जो बात है खास करके हाईवेज का ये एक कंसर्न है और मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब इस सदन को मैं बोलना चाहेगा जितने भी जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे जितने भी जो हाईवे का काम चल रहा है उसका मेंटेनेंस का जिम्मेदारी भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ही होता है। लोग सोचते हैं कि हाईवे का मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रहा है, स्टेट पीडब्ल्यूडी को क्वेश्चन करते रहता है, बट ये सब्जेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है मेंटेनेंस। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का मुताबिक रोड कंप्लीट होने के बाद 3 साल जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको मेंटेन करना चाहिए, मगर वो भी मेजर मेंटेनेंस नहीं, माइनर मेंटेनेंस जैसे कहीं में छोटा गड्ढा हो गया उसको मेंटेनेंस के लिए 3 साल के लिए दैट कॉन्ट्रैक्टर हैज टू मेंटेन। बट अनफॉर्चुनेटली अरुणाचल जो है हमारा जो राज्य है यहाँ पे इतना बारिश होता है, लैंडस्लाइड्स इतना हेवी होता है कि रोड का जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो मेजर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, काफ़ी मेजर, तो ये कॉन्ट्रैक्टर भी कर नहीं पाता है। तो हम लोग गवर्नमेंट के हिसाब से जितने भी जो रोड जहाँ जहाँ डिस्ट्रॉय हुआ नॉट ओनली इन आवर पीडब्ल्यूडी का जो रोड एलोकेट किया, बाकी NHIDCL में भी वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं और VRO को भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग उसको मेंटेनेंस कीजिए। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत 17% से बढ़ाकर 28% करने को मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कहा है कि DA और DR की बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को भी सरकार के इस निर्णय का लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर पिछले साल राज्य सरकार ने जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक के महंगाई भत्ते की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि जुलाई और अगस्त 2021 के DA और DR के बकाये के भुगतान को भी मंजूरी दे दी गई है और सितंबर माह से नियमित तौर पर DA एवं DR का भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर तथा संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में चित्रांजलि एट 75 शीर्षक से 2 प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया। पहली ई-फोटो प्रदर्शनी संविधान निर्माण से संबंधित है, जबकि दूसरी फिल्म पोस्टरों से संबंधित वर्चुअल प्रदर्शनी है। उद्घाटन के बाद श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय संविधान हमें अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानने मदद करता है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही अपने संविधान को जाने जैसे कार्यक्रम शुरू करेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय संविधान से संबंधित ई प्रदर्शनी से युवाओं को न केवल इसके बारे में और अधिक जानने में मदद मिलेगी, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों से अवगत कराने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ई प्रदर्शनी 11 क्षेत्रीय भाषाओं में है और यह चित्रों का अनूठा संग्रह है। चित्रांजलि @75 प्रदर्शनी के बारे में उन्होंने कहा कि सिनेमा हमारे समाज का प्रतिबिंब है और भारतीय सिनेमा ने समाज सुधार के संदेश को जनता तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य के विद्यालयों के कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर कोविड का टीका लगाया जा रहा है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल
डी सेक्टर नाहरलगुन में आज जिला उपायुक्त तालो पोतोम ने स्कूल के शिक्षकों और अन्य कर्मियों के लिए विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा शुरू किए गए स्कूल कर्मचारियों के विशेष टीकाकरण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में राजधानी क्षेत्र के डीएमओ डॉक्टर मनदीप परमे और टी मीजे सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। किया जाएगा। ये स्पेशल कोविड वैक्सीनेशन का स्पेशल ड्राइव है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टिव है और स्टेट गवर्नमेंट का भी डायरेक्टिव है। और आप सभी को मालूम है कि जितना भी स्कूल है ऑनलाइन ऑफलाइन को लेके काफ़ी चर्चे में है और इंटरनेट को लेके और ये सुविधा नहीं हो रहा है। और ये एक टारगेटेड पॉलिसी है कि हमारा जो टीचर्स है और जब स्कूल ओपन हो जाता है तो काफ़ी स्टूडेंट लोग आएंगे, स्टाफ लोग आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, थोड़ा मास गैदरिंग टाइप का होगा। ऐसे समय में हमारा जो टीचर है वो इक्विप्ड होना चाहिए वैक्सीनेशन का साथ। इसको लेके आज हमारा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर उसका टीम यहाँ से एक फ्लैग ऑफ। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने कहा है कि राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण और पुलिस बल में कर्मियों की संख्या बढ़ाने के साथ ही स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर कानून और व्यवस्था बनाए रखने को प्राथमिकता दिया जा रहा है। ईटानगर में यातायात विभाग के पुलिस उपाध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन करते हुए श्री फेलिक्स ने कहा कि ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए व्यवसायियों और स्थानीय लोगों को वाहन पार्किंग के नियमों का पालन करने के लिए उन्हें जागरूक और प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इस अवसर पर स्थानीय विधायक तेची कासो, ईटानगर नगर निगम के मेयर तामे फासांग, राज्य के पुलिस महानिदेशक आरपी उपाध्याय और आईजी लॉ एंड ऑर्डर चुकू आपा मौजूद थे। प्रदेश को या सोसाइटी को शांति नहीं लाएंगे, शांति लाएगा तो हम सबको जागना होगा। हर सोसाइटी को, हर इंडिविजुअल को जागना पड़ेगा। क्योंकि मैं बार बार जो ये मेयर साहब ने कहा कि मैं बार बार एक चीज को दोहरा हर स्पीच में, अरुणाचल प्रदेश को एक जमाना में कुछ साल पहले, ज्यादा देर भी नहीं है, कुछ साल पहले एक शांति का सागर प्रदेश बना। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, सियांग और अपर सियांग जिले में जनजीवन प्रभावित है। वेस्ट सियांग जिले में योमगो नदी खतरे के निशाने से ऊपर बह रही है और इससे काबू विलेज सहित निचले इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। वेस्ट सियांग जिला प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार आलो लिकाबाली, आलो पांगिन सहित कई सड़कों पर भूस्खलन से यातायात प्रभावित है। इधर ईस्ट सियांग जिले से पासीघाट नगरीय क्षेत्र सहित कई गांव सियांग नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित है। जिला प्रशासन द्वारा लोगों की सुरक्षा के लिए जारी दिशा निर्देश के बारे में विभिन्न माध्यमों से जागरूकता पैदा की जा रही है। सियांग नदी की तेज धारा के चलते मुरी और जारकू गांव में भूमि कटाव को देखते हुए जिला प्रशासन और स्थानीय नगरीय मिलकर सुरक्षा वॉल बनाने में लगे हुए हैं। है आज तक, लेकिन क्या करेगा, इतना तो जो कुछ भी हो रहा था सेटिस्फाइड नहीं हो के हम पब्लिकों ने भी मुद्दा उठाया है। हम भी कुछ साथ में उनका साथ दे के मदद करूँगा। और हमारे ये बड़ा बड़ा बांध था उसको आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अरुणाचल प्रदेश में गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी जुटाने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश कला एवं संस्कृति विभाग के ओर से ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित सियांग गेस्ट हाउस में एक सभा का आयोजन किया गया। अरुणाचल प्रदेश कला एवं सांस्कृतिक विभाग के निदेशक टी मैसार की अध्यक्षता में हुई इस सभा में लोअर दिबांग वैली, सियांग, अपर सियांग तथा ईस्ट सियांग जिले से आए विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जहां अधिकांश लोगों ने लोअर दिबांग वैली के बोलांग याबगो वॉर मेमोरियल पर आधारित फिल्म बनाने पर जोर दिया। वहीं अरुणाचल प्रदेश कला एवं सांस्कृतिक विभाग के निदेशक टी मैसार ने कहा कि बोंगला याबगो वॉर मेमोरियल पर आधारित फिल्म बनाने के लिए तथ्यों और साक्ष्यों के बारे में जानकारी जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स्ड रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2021-22 के पहले संस्करण को आज नई दिल्ली में जारी किया गया।
इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के तकनीकी सहयोग से नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने तैयार किया है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री BL वर्मा ने संयुक्त रूप से जारी किया। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक भारत की SDG यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसका उद्देश्य सबको साथ रखना है। श्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक साक्ष्य आधारित योजना, संसाधन आवंटन, वित्तीय और संतुलित क्षेत्र विकास के प्रभावी पर्यवेक्षण और निगरानी में योगदान देगा। श्री BL वर्मा ने कहा कि आज पूर्वोत्तर क्षेत्र को समुचित योजना के साथ कुशल निष्पादन और मजबूत निगरानी की आवश्यकता है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि SDG को प्रशासन के बेहतर स्तर पर ले जाना और उनके प्रभाव तथा परिणामों को बेहतर तरीके से मापना महत्वपूर्ण है, जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG इंडेक्स का लक्ष्य है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और 1942 के कांग्रेस के खुफिया रेडियो के बारे में। पेश है एक रिपोर्ट। आजादी की मांग रखी, छोड़ो का नारा दिया। अगले ही दिन कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए और कुछ भूमिगत हो गए। देश भर में व्यापक जन आंदोलन शुरू हो गया। बहुतों ने बरसों जेल में गुजारे और जनता से उनका नाता टूटा रहा। लेकिन ऐसे समय कांग्रेस के खुफिया रेडियो ने कमान संभाली। वो भूमिगत रेडियो स्टेशन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग 3 महीने तक चलता रहा और इंडियन नेशनल कांग्रेस की आवाज बना रहा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।